हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का सामाजिक विज्ञान एवं संसाधन। सामाजिक विज्ञान में है संसाधन एवं विकास, जो कि ये जियोग्राफी का बुक है, ये भूगोल का पुस्तक है। ये कक्षा 8 के लिए ये और NCERT बुक है, जो कि पूरा भारत में चलता है। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है, जो कि है संसाधन। संसाधन तो संसाधन क्या है? तो संसाधन आप अपने पास चारों ओर देख सकते हैं। जितने सारे वस्तु आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी वस्तु आपके सामने में बगल में, वो सभी क्या है? तो संसाधन है। जैसे में आपके पास हो सकता है किचन रूम में पढ़ाई करते होंगे तो बर्तन होगा, रूम में बैठ के पढ़ाई करते होंगे तो कपड़ा भी हो सकता है, बर्तन भी, अनाज भी, कंघा भी जिससे केस को झाड़ते हैं, शहद की बोतल, किताब, कलम, फ़ोन, ये सभी क्या हैं? तो हमारे संसाधन हैं। तो संसाधन की परिभाषा क्या हो सकती है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह क्या है? तो संसाधन है। संसाधन किसे कहते हैं? जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, वह क्या है? संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया, वे भी एक क्या है? संसाधन। हम जो भी चीज़ उपयोग करते हैं, वो सभी के सभी चीज़ जो है संसाधन हैं। अब आगे देखते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया, इसलिए वे उपयोगी हैं। जो हमारे द्वारा उपयोग की जाती है वस्तु, वो क्या होता है? उपयोगी। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कोई भी वस्तु है, उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो उपयोगी हो गया, और उसका उपयोगिता है उस पदार्थ की, तो वो संसाधन बन जाते हैं। अब एक बच्चा है जो सवाल करता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? तो इस बच्चे का प्रश्न का उत्तर यह है कि इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ये जो है इसके अम्मा ने कहा। मूल का अर्थ होता है महत्व। मूल का अर्थ क्या होता है? महत्व। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। कुछ संसाधन के क्या होता है? आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधन के क्या होता है? आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे सौंदर्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अच्छा दिख रहा है, इसका प्रकृति अच्छा दिख रहा है, इसका क्या मूल्य हो सकता है? उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जो हमें मनोरम भूदृश्य देखने को मिलते हैं, उनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु जो हमारे पास धातु हैं, उनका क्या होता है?
आर्थिक मूल्य होता है। धातु का मतलब जैसे लोहा हो गया, टीना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी पीरियोडिक टेबल में जितने भी धातु आते हैं वे सभी के सभी, चाहे उपधातु हो क्यों न, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ संसाधन ऐसे भी हैं जो समय आने पर ही आर्थिक मूल्य होता है उसका, अन्यथा यूं ही बेकार रहता है। जैसे कि आपके दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं। जो हमारे दादी के घरेलू नुस्खे हैं उसका आज जो है वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते। हमारे दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं उसका वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन उसका पेटेंट कराने पर क्या होगा, तो मेडिकल फार्म के द्वारा मेडिसिन दुकान में जो है दुकान के द्वारा बेचा जाता है, जिससे घरेलू नुस्खे का जो है मूल्यवान हो जाता है। पेटेंट का यहाँ पे मतलब यह है कि कोई विचार है या आविष्कार है उस पर उसका अधिकार होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब शब्दावली समझ लेते हैं। प्रौद्योगिकी क्या है? तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी का ये क्या हो गया परिभाषा, जो कि एनसीईआरटी द्वारा दिया गया है। अब समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले दो कौन कौन से कारक हैं? तो एक समय है और दूसरा प्रौद्योगिकी है। समय और प्रौद्योगिकी है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। लोग जो इंसान है उनको क्या माना जाता है? एक संसाधन उनको भी माना जाता है। इसको कहा जाता है मानव संसाधन। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार जब हो जाता है तो बहुत सारे अन्य खोज और आविष्कार भी हो जाते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। जैसे आग का खोज हुआ, उससे क्या हुआ, खाना पकाने की पद्धति विकसित हो गई। और भी जैसे अन्य प्रक्रिया का प्रचलन हुआ, जैसे कि आप शादी विवाह में देख सकते हैं। शादी विवाह में वहाँ पे जो है मंडप में प्रयोग किया जाता है। और भी अन्यत्र जगह, जैसे अभी वर्तमान समय में जितने भी मिसाइलें बम सब बनाया जाता है, उससे जब विस्फोट होता है उसमें तो आग बहुत निकलता है। जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन के नवीनतम विधियों का विकास हुआ। आग का आविष्कार हुआ तो खाना पकाने के लिए और अन्य प्रक्रियाओं के लिए, आग को सेकने के लिए। और जब पहिए का आविष्कार हुआ तो परिवहन की जो है विधियाँ विकसित हो गई। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। जो बहता हुआ जल था उसको प्रौद्योगिकी ने क्या किया, तो एक
जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बढ़ते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। संसाधन के प्रकार सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। मानव संसाधन को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। एक प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उसमें अधिक संशोधन बिना किए उसका उपभोग करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी क्या हैं तो प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। कुछ प्रकृति के द्वारा निःशुल्क उपहार है, फ्री में दिया गया है, सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है? औजार की हो सकती है और प्रौद्योगिकी की। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन को भी विभाजित किया गया है, जो कि है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन का मतलब वे हैं जो कि शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। जैसे सौर और पवन ऊर्जा क्या है तो असीमित है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। जल कैसा आपको लगता होगा? जल असीमित है, कभी जल समाप्त नहीं हो सकती। गर्मी के मौसम में शायद आप नदी या तालाब के किनारे नहीं रहते होंगे, जहाँ सूखा है। शहर सब में, गांव सब में भी आजकल जो है कल नल जो है सूखने लगा है। तो जल लगता है असीमित है, पर क्या है तो सीमित मात्रा में है। जो कि जल कौन सा संसाधन हो गया? नवीकरणीय, जो कि तुरंत पूरित भी हो जाते हैं वर्षा के मौसम में। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में क्या हो गया है? बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनका भंडारण तो सीमित है, परंतु भंडारण के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत का मतलब कहते हैं नवाकृत मतलब रचना अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। जैसे कोयला जो आज खदानों से निकाल रहे हैं, वो आज निकल जो है समाप्त होना ही तय, और यह होकर भी रहेगा। जितने भी खदानें आज वर्तमान में जैसे बना रहे हैं, निकाल रहे हैं खदानों से बहुमूल्य धातुएं और भी कई प्रकार के तत्व, तो वो सब क्या है तो सीमित मात्रा में। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस क्या है तो सीमित मात्रा में, जो कि एक समय आने के बाद तेल समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस
क्या हैं, तो इनके अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हो गए। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण किस पर निर्भर करता है, तो भौतिक कारक। कौन से वो भौतिक कारक हैं, तो वो हैं भूभाग, जलवायु, ऊंचाई। ये सभी क्या हैं, भौतिक कारक। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण क्या है, तो असमान है। हमारे यहाँ संसाधन का वितरण क्या है, असमान। हमारे यहाँ से मतलब कि धरती। मानव निर्मित संसाधन, पहले एक शब्द देख लेते हैं, भंडारण। संसाधनों का भंडारण या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। जो हम उपयोग करते हैं उनका जो है उपयोग संसाधन करते हैं वो क्या है, तो निश्चित मात्रा में, जो कि समाप्त हो जाएगा जल्दी। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। जैसे लोह अयस्क है, जब लोगों ने लोहा का जो है अस्त्र शस्त्र बनाने लगा तो क्या हो गया, लोहा बहुमूल्य धातु अयस्क हो गया। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं। मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी कौन सा संसाधन है, तो मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। अब आगे देखते हैं मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य, क्या, तो शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में कौन करते हैं, तो शिक्षा और हेल्थ। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। सबसे पहले एक शब्द को समझ लेते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है, कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। अब संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। अब आगे देखते हैं क्या है ये सब। ऐसे कहानी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं आराम से।
अब आगे देखते हैं। हमारे पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। आप लोग जो है क्लास 7th में पर्यावरण है, जो कि उसमें लिखा है पारितंत्र क्या है। आप पारितंत्र वहाँ से देख सकते हैं, जो कि शॉर्ट वीडियो में हमने YouTube पर डाल रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा कष्ट कर सकते हैं। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। हमारा कर्तव्य क्या हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हो, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उपयोग कर सके और वर्तमान पीढ़ी की भी उपयोगी हो सके। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अब सतत पोषणीय विकास के जो है कुछ लक्ष्य। वो लक्ष्य क्या है? सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। पहला क्या सिद्धांत है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को यानी कमी को कम से कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ये सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत हो गए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप इसको हल कर सकते हैं, अन्यथा मैं अगले वीडियो में इसे डाल सकता हूँ। एक यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, कुछ बताना चाह रहा है ये लाइन कि रहीमन पानी राखिए, बीनू पानी सब सून, पानी गए ना ओबरे, मोती मानस चून। ये किसके दोहे हैं? तो कबीर के। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो किताब उठाइए, कम से कम 5 बार रीडिंग कर लीजिए, फिर एक बार वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आपको जो है समझ में आ जाएगा कि क्या है किताब में और क्या नहीं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना। एक एक लाइन पढ़ सकते हैं, जो कि कहानी के रूप में दिया है। मैंने कहानी को शॉर्ट में थोड़ा बहुत बता दिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों के पास बुक नहीं तो NCERT बुक एप्लीकेशन जो होता है, वहाँ से आप जो है ऑनलाइन बुक ऑनलाइन के मोड में पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जो कि आप लोग इतने समय तक मेरे साथ बने रहे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो, जो कोई सीनियर लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं, वो जो है कमेंट बॉक्स में सुधार करने के लिए भी बता सकते हैं और उसमें हम सुधार कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू आप सभी को।